Okay, good morning, students. And next topic is Salvasana. Salvasana also cures diabetes. Okay, तो फर्स्ट थिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सलवासना। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है वो पहले जानेंगे। फर्स्ट थिंग, लेइंग डाउन इन प्रोस्टेट पोजीशन, यानी कि उल्टा लेट जाएंगे, जिसे हम प्रोस्टेट को प्रोन पोजीशन या प्रोलाइन पोजीशन भी बोलते हैं। देन स्प्रेड द थाई बैकवर्ड, यानी कि अपनी थाइस को स्प्रेड करेंगे एंड होल्ड योर फिक्स्ड एंड एक्सटेंड आर्म्स, यानी कि अपने आर्म्स को एक जगह फिक्स्ड या एक्सटेंड करके फिक्स करना है। एंड कीप योर फिक्स्ड अंडर द थाई एंड देन रेज योर लेग्स स्लोली एज हाई एज यू कैन, यानी कि अपनी दोनों हैंड्स को या आर्म्स को थाइस के अंदर रखना है या थाइस के अंदर नीचे रखना है, और फिर उसके बाद स्लोली अपनी लेग्स को बैक साइड यानी ऊपर की तरफ रेस करना है, जितना आप लोग पॉसिबली कर सकते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट होल्ड दिस पोजीशन फॉर 2 to 3 मिनट्स, यानी कि 2 से लेकर 3 मिनट तक इस पोजीशन को होल्ड करना है। देन लोअर योर लेग्स स्लोली एंड रिपीट द सेम एक्शन फॉर 3 to 5 टाइम्स, यानी इस एक्शंस को 3 to 5 टाइम्स आपको परफॉर्म करना है। देन बेनिफिट्स ऑफ सलवासना। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इट इम्प्रूव्स पोस्चर, यानी कि इससे आप लोग को पोस्चर्स आपकी इम्प्रूव्स होते हैं। देन सेकंड, इट स्टिमुलेट्स द बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलेट्स होते हैं, जैसे कि आप बॉडी ऑर्गन्स में आप लोगों का लीवर, किडनी या फिर आप लोगों का इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें इंटरनल ऑर्गन्स है जो स्टिमुलेट्स होते हैं। इट हेल्प्स इन रिलीविंग स्ट्रेस से भी रिलीव करता है। इट एलिविएट्स लोअर बैक पेन, यानी कि जो आपका लोअर बैक पेन है होता है या जिसको बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और उसको रिड्यूस करने में या कम करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कॉन्स्टिपेशन जिसकी पेट से रिलेटेड जिसको समस्या रहती है उससे को भी ये क्या करता है, क्योर करता है। इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू पर्सन्स हु हैव माइल्ड साइक्टिका एंड स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, जिसको साइक्टिका या फिर स्लिप डिस्क प्रॉब्लम होती है वो पर्सन्स इससे रिलीफ पा सकते हैं। इट स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ द स्पाइन, बटक्स एंड बैक ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, इससे आप लोगों के बटक्स एंड मसल्स ऑफ स्पाइन एंड बैक सभी की स्ट्रेंथ इम्प्रूव की जा सकती है या हो सकती है। ये तो होगा इसके बेनिफिट्स एंड प्रोसीजर। अभी मैं आपको इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड पिक्चर्स बताऊंगा। ओके, एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सलवासना। अभी मैंने जो लास्ट आपको बताया था कि सलवासना का प्रोसीजर, उस प्रोसीजर में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो हैंड्स पोजीशन होती है वो थाइस के नीचे होती है, बट इस जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ वो उसमें हैंड्स पोजीशन जस्ट थाइस के ऊपर है। तो ये प्रोसीजर भी सही है, और आप अगर आप चाहें तो उसको थाइस के नीचे भी हैंड्स को नीचे रख सकते हैं। ओके, और इसमें देखिए प्रोसीजर में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें बैक पूरा लिफ्ट किया जाता है एंड एंकल जॉइंट शुड बी स्ट्रेट, एंड बैक में जो अपर बैक एंड लोअर बैक लेंथन, यानी कि जो आपकी अपर बैक लोअर बैक होगी वो लॉन्ग वे में रहेगी, एंड जो आप लोगों का हेड पोजीशन होगी वो अपवर्ड होगी। ओके, क्लियर? इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे एंड उसके हमने प्रोसीजर बताया था। अब इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि कहाँ किस प्रॉब्लम्स में हम लोगों को ये सलवासना नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट इज़ डू नॉट प्रैक्टिस दिस आसन इफ़ यू हैव इंजर्ड और वीक नीज, यानी कि अगर आप लोग कोई भी इंजर्ड है या आपकी नीज प्रॉब्लम है या आपके पेन हो रहा है तो इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो अवॉइड दिस पोज इफ़ यू हैव इंजर्ड एंकल, यानी कि एंकल आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें एंकल फुल स्ट्रेच किया जाता है।
अगर एंकल फुल स्ट्रेच नहीं करेंगे तो आपके पैर लिफ्ट नहीं होंगे। अगर इस कंडीशन में अगर किसी को एंकल प्रॉब्लम है या एंकल पेन हो रहा है या कोई फ्रैक्चर है एंकल में, तो इस आसन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मोस्टली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि शलभासना कब नहीं करना चाहिए, और इसमें पोजीशंस भी आप लोगों को क्लियर हो गई कि किस पोजीशंस में आप लोगों को अपनी बॉडी पोस्चर को रखना है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब इसमें बेनिफिट्स तो मैंने कई सारे आपको बताए, बट एक बेनिफिट्स और बताना चाहूँगा मैं आपको। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा फैट अराउंड एब्डोमिनल, वेस्ट, हिप्स एंड थाइस, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैट आप लोग के स्टोरेज रहता है या डिपॉजिट रहता है थाइस के पास या फिर आपके वेस्ट के पास या फिर आपके हिप्स के पास, उस फैट्स को भी ये रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए मैंने पहले ही आप लोग स्टार्टिंग में बताया था कि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और इसको हम लोग कई बार, अगर पर डे हम लोग 3 या 4 टाइम्स इसको करते हैं, और जितने भी मैंने आसन्स आप लोगों को बताए हैं उसमें समथिंग आपको 2 से लेकर 5 या 10 टाइम्स हर किसी आसन को होल्ड करके रखना है, यानी कि सेकंड 5 to 10 सेकंड या 2 to 5 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अस्थमा। पहले ये जानेंगे कि अस्थमा होता क्या है। अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ लंग्स in which the airways become blocked or narrowed, causing difficulty in breathing. The airways also swells up and produces extra mucus. It usually triggers coughing, wheezing, or whistling, or shortness of breath. The coughing usually occurs at night or early in the morning. ये अस्थमा मेन कारण होता है कि आप लोगों के जब एयरवेज, यानी कह सकते जिससे हम लोग सांस लेते हैं, या विंड पाइप जो ब्लॉक्ड हो जाते हैं या फिर छोटे हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। अगर यह एयरवेज सिकुड़ जाएंगे तो क्या होगा, हमें ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। मोस्टली ये सारी प्रॉब्लम्स मॉर्निंग या फिर नाइट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब आप लोग एयर लेने में जब आपको प्रॉब्लम होती है, जब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सपोज दैट कफ या कोल्ड है, तो उससे आपका कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, विजिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब आप खांसते हैं तो आपको आपके खांसने के टाइम आपको विस्लिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, दिस इज ए अस्थमा। अब मेन थिंग, व्हाट इज अ सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि अस्थमा हमें है या नहीं। तो फर्स्ट इज कफिंग, सेकंड इज शॉर्टनेस ब्रीथ, यानी कि आप लोगों को टुकड़े में छोटी छोटी सांस लेना पड़ेगी, यानी लॉन्ग ब्रीथ आप नहीं कर सकते हो। एंड चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस मीन्स आप लोगों को ब्रीथ लेने में जो आपके लंग्स सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं वो आप लोगों को ओपन और क्लोज होने में प्रॉब्लम होगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज कॉजेस। अस्थमा होने के कारण, अस्थमा होने के कारण क्या क्या है। फर्स्ट इज अस्थमा एंड एलर्जी टेंड टू रन इन फैमिलीज, यानी कि इसको बोल सकते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रम, यानी कि अगर आपके फैमिली में किसी को है, सपोज दैट आपके पेरेंट्स को है या फिर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किसी को है, तो चांसेस होते हैं कि आपके जनरेशन में किसी न किसी को अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड, चिल्ड्रन विथ एलर्जीज कैन गो ऑन टू डेवलप अस्थमा। मोस्टली ये छोटे बच्चे होते हैं, उनको एलर्जी होती है और एलर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, अस्थमा में। थर्ड इज स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ योर चाइल्ड डेवलपिंग अस्थमा। जो बच्चे या जो
ह्यूमंस स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग का जो होता है, जो उसकी डस्ट या कह सकते हैं धुआं जो होता है, वो हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में जब जाता है तो क्या होता है, हमारी जो एयरवेज पाइप होती है, विंड पाइप होती है, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आपको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आती है। और जब ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस्थमा में। बीइंग बोर्न अर्ली, अब इसमें क्या होता है, अ चाइल्ड इज मोर एट रिस्क ऑफ अस्थमा इफ दे वर बोर्न prematurely before 37 weeks, especially if they needed a ventilator to help them breathe after the birth। यानी कि जो बच्चे जल्दी अर्ली वॉर्न होते हैं, जो जल्दी पैदा हो जाते हैं, प्री मैच्योर बेबी जिसको बोला जाता है। सपोज दैट अगर कोई चाइल्ड प्री मैच्योर बेबी 37 वीक्स में अगर वॉर्न होता है तो क्या होता है, उसको आगे चल के अस्थमा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, एंड फिफ्थ इज ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल मीन्स जो जिस पे आप वर्कआउट करते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं। इज अ टाइप ऑफ अस्थमा कॉज्ड बाय सर्टन things found in the workplace such as chemicals or dust from floor on wood। यानी कि सपोज दैट कहीं आप लोग काम कर रहे हैं जहाँ पर वुडन डस्ट ज़्यादा है या केमिकल डस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस टाइप का आपको अस्थमा डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड environmental pollution including traffic and chemicals from plants can make asthma symptoms। एंड सपोज दैट जो लोग यहाँ आजकल की जो ट्रैफिक्स में मोस्टली जो पॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, CO2। अब CO2 जब आप लोगों के लंग्स में जाएगा तो आपके एयरवेज ब्लॉक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी जो अगर आप लोग इन्वायरमेंटल को डस्ट पर पहुँचाते हैं या फिर आप उसको गंदा करते हैं तो वो आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसके आप लोगों के प्रिवेंटिव स्टेप्स, कि हम लोगों को क्या क्या इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए। ओके, मत्स्य आसना। मत्स्य आसना ऑल्सो क्योर अस्थमा। इसके थ्रू हम अस्थमा को क्योर कर सकते हैं। एंड दिस आसन्स ऑल्सो कॉल्ड एज फिश पोज। इस आसन को हम फिश पोज भी कहते हैं। तो फर्स्ट थिंग, फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन सिट इन पद्मासना। यानी कि पहले आप लोग पद्मासन पोजीशन पे बैठ जाएंगे। देन ले डाउन इन सुपाइन पोजीशन। यानी कि आप सुपाइन मीन्स सीधे लेटना है पीठ के बल। एंड मेक एन आर्च बिहाइंड। यानी कि अपनी बॉडी के आप जो आपका लोअर और अपर बॉडी है उसके बीच में क्या करना है, आपको कर्व या आर्च बनाना है। होल्ड योर टोज विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स। स्टे फॉर सम टाइम इन दिस पोजीशन। एक और मैं उसको डिफरेंट इजी लैंग्वेज में आपको और समझाता हूँ। फर्स्ट थिंग, लेइंग ऑन योर बैक। ओके, योर फीट आर टुगेदर एंड hands relaxed alongside the body, keeping the chest elevate, lower the head backward and touch the top of the head to the floor। Lift your chest up from in between the shoulder blades. Press the thighs and legs to the floor। यानी कि अब क्लियर हो गया। इसमें आप लोगों को पद्मासन पोजीशन में बैठना है। पद्मासन पोजीशन में बैठने के बाद फिर अपने हैंड से आप लोग सुपाइन पोजीशन पे आ जाएंगे और अपने हैंड्स को क्या करेंगे, बॉडी के क्लोज या लेग के पास रखेंगे। फिर उसके बाद अपनी अपर बॉडी और शोल्डर और हेड को ज़मीन से टच करेंगे, शोल्डर्स को ऊपर उठा के रखेंगे और बॉडी के अपर बॉडी के बैक साइड में फुल आर्च
बनना चाहिए। एंड दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ मत्स्य आसन। ओके, अब सेकंड इज व्हाट इज अ बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो इसमें बेनिफिट्स है, फर्स्ट इज इट इज हेल्पफुल इन क्यूरिंग बैक पेन, नी पेन एंड टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मीन्स टॉन्सिल भी बोल सकते हैं इसे, जो गले में खराश महसूस होती है उसको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। ओके, या टॉन्सिलाइटिस, इसको भी क्योर करती है। इट ऑल्सो क्योर्स द डिफेक्ट्स ऑफ आइज, यानी कि आइज में जिसके डिफेक्ट्स होता है या कोई प्रॉब्लम होती है उसको भी ये क्योर्स करता है या सही करता है। स्किन डिजीजेस can be cured if we are practice this आसन रेगुलरली। जिसको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं या वाइट स्पॉट्स होते हैं उनको भी मत्स्य आसना की रेगुलर प्रैक्टिस से हम लोग सही कर सकते हैं। दिस आसन इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, यानी कि जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है वो भी इस आसन को रेगुलरली कर सकते हैं और डायबिटीज़ को डे बाय डे उसको रिलैक्स पा सकते हैं। इट हेल्प्स इन रिलीविंग टेंशन इन द नेक एंड शोल्डर। रिलीविंग मीन्स यानी कि जो आपके टेंशन नेक पे और शोल्डर्स पे रहता है, या जो वर्कलोड आपके करते हैं वो वर्कलोड आपके मोस्टली शोल्डर्स पे इफेक्ट करता है, या कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके आपके शोल्डर पेन स्टार्ट हो जाता है या नेक पेन स्टार्ट होता है, उसमें भी इस आसन को परफॉर्म करने से रिलैक्स मिल सकता है। ये तो हो गए इसके सारे प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कहाँ कहाँ पर अगर क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम्स में इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट इज पर्सन सफरिंग फ्रॉम बैक पेन शुड नॉट डू, यानी कि बैक पेन मीन्स जो आपका थर्ड स्टेज यानी कि जिसको बोल सकते हैं हैवी बैक पेन में इसको नहीं करना चाहिए। सम अदर प्राणायाम फॉर प्रिवेंटिंग एंड क्यूरिंग अस्थमा। क्यूरिंग अस्थमा his next asan is Gomukh आसन, एंड दिस इज अ पोज ऑफ गोमुख आसन। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये पोज, आपको दिख रहा है कि इसमें कैसे उसने अपनी पोजीशन बना के रखी है और कैसे ये आसन परफॉर्म करना है। देन नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन। गोमुख आसना लिटरली मीन्स काउ फेस पोज, a strange name to be sure, but a wonderful exercise all the same. The Sanskrit go is the etymological root of the English word right means cow and mukh means face, यानी कि ये हो गया, ये आपका right means क्या होता है cow and mukha means face. And then next is procedure. And procedure first is sit erect on the ground with your legs stretched out in front of you, यानी अपनी दोनों लेग्स को आगे की तरफ आप स्ट्रेच करके रखेंगे। Then next is now gently bend your left leg and place it अंडर योर राइट बटक्स, यानी अपनी लेफ्ट लेग को आप लोग कहाँ पर बेंड करके रखेंगे, राइट बटक्स के नीचे। एंड फोल्ड योर राइट लेग एंड प्लेस इट ओवर योर लेफ्ट थाई, यानी कि अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे और वो कहाँ रखेंगे आप, लेफ्ट थाई के ऊपर। प्लेस बोथ योर नीज क्लोज टुगेदर, दोनों नीज आपके पास में रहेंगे एज दे आर स्टैक्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, यानी कि दोनों नीज क्या करेंगे, स्टैक करेंगे। जेंटली फोल्ड योर लेफ्ट आर्म एंड प्लेस इट बिहाइंड योर बैक, लेफ्ट आर्म को यानी कि लेफ्ट वाला हैंड है उसको बेंड करेंगे और कहाँ पर रखेंगे, बैक के पास। टेक योर राइट आर्म
ओवर योर राइट शोल्डर, यानी राइट आर्म को किसके ऊपर रखना है, राइट शोल्डर के ऊपर, एंड स्ट्रेच इट एज मच एज यू कैन अंटिल इट रीचेस योर लेफ्ट हैंड. With practice, you will be able to not just reach but also catch your लेफ्ट हैंड, यानी कि जितना आप लेफ्ट हैंड को कैच करने की कोशिश करेंगे, जितना स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, उतना बेनिफिट है. और जितना हो वो धीरे धीरे आप लोग जब इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका लेफ्ट लेग स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा. कीप द ट्रंक इरेक्ट, expand your chest and lean slightly back. Hold this pose for as long as you are comfortable. As you breathe slowly and deeply, concentrate on your breathing, यानी कि अपनी ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट रखना है और इस पोज को कितना होल्ड करना है, मोस्टली जितना आप लोग कर सकें, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड. ओके, देन आफ्टर इट्स बेनिफिट्स. तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? दीज आर सम अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ गोमुख आसन, यानी कि बहुत सारे इसके अमेजिंग बेनिफिट्स हैं. दिस आसन हेल्प्स टू फ्लेक्स द बैक मेकिंग इट मोर इलास्टिक, यानी कि जो आपकी बैक है वो मोर इलास्टिक यानी कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती है इस आसन से. इट हेल्प्स टू क्योर स्टिफ शोल्डर्स एंड ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस बैक एचेस, यानी कि आपके शोल्डर्स को स्टिफनेस कम करता है और जो आपका बैक एचेस हैं यानी जो आपको स्टिफनेस लगती है बैक में, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है. प्रैक्टिसिंग द गोमुख आसना ऑल्सो इट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका, यानी साइटिका जो आप लोगों को गले में या शोल्डर्स में पेन होता है उससे रिलीफ करती है. इट enhances the working of the kidneys, thereby helping those suffering from diabetes, यानी कि आप लोगों की जो किडनी है इफेक्टिवली वर्क करती है, हेल्प एंड देयर बाय हेल्पिंग दो सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, जो डायबिटीज़ से जो ग्रस्त होते हैं उनको भी ये रिलीफ दिलाता है. इट ऑल्सो वर्क द चेस्ट मसल्स एंड हेल्प्स इन ट्रीटिंग सेक्सुअल एलिमेंट्स, यानी कि जो सेक्सुअल एलिमेंट्स हैं उनको भी इम्प्रूव करता है, यानी कि जिसकी जो कमियां हैं वो दूर की जाती हैं. प्रैक्टिसिंग दिस आसन रेगुलरली कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी कि आपकी स्ट्रेस और चिंता को दूर करता है इस आसन के थ्रू. अब इस आसन में आप लोगों ने ये सारे बेनिफिट्स पढ़े. अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ या किस प्रॉब्लम्स में इस आसन को नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट इज पर्सन विथ सीवियर शोल्डर प्रॉब्लम शुड नॉट डू, जिसको शोल्डर्स में सीवियर प्रॉब्लम्स हैं वो इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेन फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्ट्रेचिंग है, वो क्या है, इसमें शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है. एंड दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय दोज हु हैव एलिमेंट्स ऑफ द नी, बैक एंड नेक, जिनको नेक और नीज में प्रॉब्लम रहती है वो भी इसको आसन को नहीं करें. Overweight individuals should start slowly and not exert themselves beyond comfortable limits, यानी कि जो ओवरवेट पर्सन रहते हैं वो इस आसन को ईजिली और स्लोली वे में करें, ज़्यादा एग्जर्ट यानी कि ज़्यादा फोर्स लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है. ओके बेटा, थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरटेंशन. Hypertension, a condition in which the force of the blood against the artery walls is too high. अब इसको सिंपल वर्डों में आप लोग को बताता हूँ. एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बियॉन्ड नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है नॉर्मल लेवल से ऊपर जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन.
अब इसको और डीपली थोड़ा सा और समझें। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू सप्लाई प्यूरिफाइड ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरी, यानी कि जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो किसके थ्रू बॉडी में पहुंचाया जाता है, आर्टरी के थ्रू। ओके, तो व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इट pushes the blood through the blood vessels and constantly the blood pressure increases in the arteries. Okay, this pressure is called systolic blood pressure, यानी कि जब आपका हार्ट पंप करता है तो पंप करने के बाद क्या होता है, आपका ब्लड बाहर की तरफ जाता है, जो ब्लड वेसल्स के थ्रू सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है, और इसका प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस कॉल्ड इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हेन द हार्ट मसल्स इज रिलैक्स्ड बिटवीन बीट्स इट इज सेड टू बी डायस्टोलिक। जब आपका हार्ट बंद होता है, यानी कि जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके बेटा, and the systolic and diastolic pressure represent the maximum and minimum pressure respectively. Normal blood pressure at rest should be within the range 100 to 140, यानी कि कितना जाता है आपका जो रिलैक्स पोजीशन में होता है 100 से लेके 140। दिस इज अ सिस्टोलिक, यानी सिस्टोलिक है ये, सिस्टोलिक जिसको बोलते हैं अपर प्रेशर। अब लोअर प्रेशर मीन्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 60 टू 90। अगर एक सिंपल वर्ड में देखा जाए तो अगर दोनों अपर एंड लोअर को बोला जाए तो कैसे बोलेंगे, 120/90, दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ओके, एंड देन मेन कॉजेज, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं जिससे कि हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट इज द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन आर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, यानी फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी से रिलेटिव, और साइकोलॉजिकल मीन्स माइंड से रिलेटिव एंड एनवायरमेंटल, लाइक ओवरवेट, हाई सोडियम सॉल्ट यूज़, यानी कि ओवरवेट वजन बढ़ने से होता है, ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करने से होता है, अल्कोहल ड्रिंक करने से होता है, एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करते हैं, करते नहीं हैं, उनको होता है, एंड स्मोकिंग एंड स्ट्रेस एंड एजिंग हेरिडिटी, यानी एज बढ़ने के कारण भी कई लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, एंड गैस्ट्रो प्रॉब्लम, यानी जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, उनको भी अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके बेटा, अब इसमें जो मोस्टली आसन्स इसको सही करने के लिए यूज़ करते हैं वो अभी आपको मैं सारे आसन्स बताऊंगा। ओके, क्लियर बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को हाइपरटेंशन कैसे होता है और क्यों होता है ये सारी चीज़ें बताई थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाइपरटेंशन को कैसे क्योर कर सकते हैं और कौन सा आसन करना चाहिए। तो फर्स्ट हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए फर्स्ट इज ताड़ आसना। ताड़ आसना में फर्स्ट इज दिस इज अ पिक्चर, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें ताड़ आसन कैसे परफॉर्म किया है। अब देन सेकंड इज डिस्क्रिप्शन। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में ताड़ आसन इज अ सिंपल स्टैंडिंग आसन। ताड़ आसन एक सिंपल खड़े होने का तरीका है, विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल द स्टैंडिंग आसन, यानी कि सभी स्टैंडिंग आसन्स का क्या है, ये बेस है। ओके, इट इज़ परफॉर्म्ड एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द सूर्य नमस्कार सीक्वेंस, यानी कि सूर्य नमस्कार होते हैं उसमें 12 स्टेप्स होते हैं, जो फर्स्ट एंड देन लास्ट स्टेप्स होता है वो कौन सा होता है, ताड़ासन। ओके, एंड इज़ अ की आसना फॉर ऑल योगिक प्रैक्टिस, जितनी भी योगिक प्रैक्टिस होती है उनकी क्या है, ये की है। देन नेक्स्ट इज प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो फर्स्ट इज स्टैंड स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड एंड
टेक अ स्मॉल गैप बिटवीन योर फीट। पहले आप लोग सभी सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। विथ डीपली ब्रीथ इनहेल, रेज योर बोथ आर्म्स। इनहेल करते हुए अपने दोनों आर्म्स को ऊपर ले जाएंगे एंड कीप योर आर्म्स अपवर्ड बाय इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स। जब आप अपने आर्म्स को ऊपर ले जाने के बाद अपने दोनों हैंड्स के फिंगर को इंटरलॉक कर लेंगे। नाउ कम ऑन दी टोज बाय रेजिंग योर हील्स साइमल्टेनियसली, यानी कि आप जब अपने टोस को ऊपर लिफ्ट करेंगे जब आप लोग इनहेल करते हैं। ओके, फील द प्रेशर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रॉम टोज और टू फिंगर्स, यानी कि पूरी स्ट्रेच करेंगे टो टू फिंगर तक। ट्राई टू मेंटेन दिस पोज एज लॉन्ग एज यू कैन विथ स्लो एंड डीप ब्रीथिंग, यानी कि इस पोज को आपको मेंटेन करके रखना है। नाउ कम टू द ओरिजिनल पोजीशन विद डीप ब्रीदिंग एक्शन, यानी कि सांस को छोड़ते हुए आप एक्चुअल पोजीशन में आ जाएंगे। एंड यू कैन परफॉर्म द नंबर ऑफ राउंड्स एज पर योर कन्वीनियंस आफ्टर हैविंग रिलैक्सेशन फॉर ए वाइल। ओके, देन नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट इज ड्यू टू डीप ब्रीथिंग इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एक्सपेंशन टू द लंग्स। जब आप लोग इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो आपके जो लंग्स होते हैं वो स्ट्रेंथ या पावरफुल होते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू इंक्रीज द हाइट, यानी कि ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हाइट को बढ़ाने के लिए। डेवलप्स एंड एक्टिवेट द नर्व्स ऑफ द इंटायर बॉडी, यानी कि जो आपकी नर्व्स होती हैं उनको डेवलप या एक्टिवेट किया जा सकता है इस आसन के थ्रू। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू वर्टिब्रल कॉलम एंड हार्ट, यानी कि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के साइड में वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं और हार्ट होते हैं उनको क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है इसके थ्रू। ऑल्सो गुड फॉर रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन, जो वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम्स आ जाती है उस साइकिल को भी ये प्रॉपर रेगुलर प्रैक्टिस करने से शासन की उससे आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्योर कर सकते हैं। एंड क्योर्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इनडाइजेशन, इनको इंडाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, प्रॉपर वे में फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इस आसन को रेगुलर परफॉर्म करें। गिव स्ट्रेंथ टू आर्म्स एंड लेग्स and helps to remove lethargy from body and it reduces the problem of the flat feet, यानी कि जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम रहती है उससे भी ये क्योर करते हैं। ओके बेटा।